इसे हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी की, है ना। अभी यहाँ पर जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो है वर्क एंड एनर्जी, है ना। तो वन बाय वन टॉपिक लेंगे हम, पहले वर्क को स्टडी करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे एनर्जी को। ठीक है, ट्राई करेंगे कि जल्दी से फिनिश कर लें इसको, है ना। जैसे वर्क की बात, सो फर्स्ट अपन जो मेजर हेडिंग ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा चैप्टर के दो पार्ट है, वर्क एंड एनर्जी। तो फर्स्ट हम पार्ट इसमें ले रहे हैं वर्क। ठीक है, क्या पार्ट ले रहे हैं? वर्क। और वर्क में भी हम बात करेंगे ओनली मैकेनिकल वर्क की। किसकी बात करेंगे? मैकेनिकल वर्क की। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और इस एग्जांपल में क्या करते हैं, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है इस तरह से, और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है ना। और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। अभी हम ये लेते हैं कि जो ये ब्लॉक है इसका मास m है। क्या मास है? m। अब m मास अगर इस ब्लॉक का है तो ऑब्वियसली इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसका m मास है तो अपन ये कह सकते हैं कि W इजिकल टू क्या होता है? mg होता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक का मास m है। m मास है अगर उस ब्लॉक का, तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो W इजिकल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। ठीक है, W इजिकल टू mg हो गया, है ना। अभी क्या करते हैं, इस ब्लॉक पे अपन F फोर्स अप्लाई करते हैं। इस तरह से हमने एक F फोर्स अप्लाई करा, समझना ध्यान से। F फोर्स हमने अप्लाई करा, और इस F फोर्स को अप्लाई करने से क्या हुआ, ये बॉडी जो है या ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, पहले इसकी पोजीशन क्या थी? A थी, और ए से ये डिस्प्लेस होके आ गया बी पे, बी हो गई इसकी पोजीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो क्या हो गया? ए से लेके बी तक हो गया, और ए से लेके बी तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको अपन ने एस से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? एस से। तो एस इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, और ये जब ये ए से बी तक गया तो ए से बी तक इस पे कंटिन्यूसली एक फोर्स एक्ट कर रहा था, एफ। एफ वो फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हम कहते हैं कि चलो ये सरफेस स्मूथ नहीं है, इसमें फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ये भी अपन स्टडी करके आए। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लगाए थे अपन। ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा इस सरफेस पे। ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। ठीक है, ये एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल मैंने बनाया है। अब इस एग्जांपल से हम देखते हैं कि भाई मैकेनिकल वर्क होता क्या है। तो हम सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देते हैं कि जो मैकेनिकल वर्क होता है उस वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट अपन ये करते हैं, इसकी डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ। तो डेफिनेशन क्या होगा कि वर्क इज said to be done। ठीक है, वर्क इज said टू बी डन। ठीक है, वर्क इज said to be done when a body when a body displays when a body displays under when a body displays under the action of force। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जब बॉडी पे फोर्स लगेगा और बॉडी डिस्प्लेस होती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई देयर इज अ वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन हुआ है। क्या दो नेसेसरी कंडीशन क्या हो सकती है वर्क डन के लिए? सो नेसेसरी टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर वर्क डन। ठीक है, वर्क डन हो, इसके लिए हम फिर मैं बोल रहा हूं हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क की। तो वर्क डन हो इसके लिए दो कंडीशंस क्या होंगी? तो पहली कंडीशन क्या होगी? देयर शुड बी देयर शुड बी अ फोर्स देयर शुड बी अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। पहली बात ही हो गई, देयर शुड बी अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। और दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट जो है इसमें, सेकंड पॉइंट ये होगा कि देयर शुड बी अ देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स। अब ये हमने बात कर ली है कि भाई
क्या बात हुई है कि एक तो वर्क क्या होगा, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। दो इंपॉर्टेंट चीजें वर्क डन के लिए क्या है, एक तो फोर्स एक्ट होना चाहिए, दूसरा बॉडी क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेस होनी चाहिए, ठीक है, फोर्स की वजह से, है ना। अभी हम बात करते हैं कि मान लो लेट, हम बात करते हैं कि लेट इस तरह से एक बॉडी है, बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, और उस पर फोर्स लग रहा है F। तो हम यहाँ बात करें, देखो दो इस तरह से दो कंडीशन ले लेता हूं मैं। जैसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट में बात कर रहा हूँ, लेट लेट अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, लेट अ कांस्टेंट फोर्स, लेट अ कांस्टेंट फोर्स F, कांस्टेंट फोर्स F act on a body, ठीक है, act on a body due to which body, ठीक है, ड्यू टू विच बॉडी डिस्प्लेसेस बाय डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, फिर हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि भाई वर्क डन बाय द फोर्स एफ, क्या लिखेंगे, व्हाट वी कैन राइट, वी राइट वर्क डन बाय द फोर्स एफ। तो एफ फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन बेटा क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू था फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इस केस में एफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट एस हो गई, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ एस आ गया, क्या आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट समझते जाना आप, ये फर्स्ट पॉइंट तो हमने यहाँ पर ही लिया था, ए पॉइंट हमने ये करा, बी पॉइंट टू नेसेसरी कंडीशन हो गया, ठीक है, इसको अपन कर देते हैं सी पॉइंट, ये सी पॉइंट करा, ठीक है। एफ इस तरह से एक बॉडी है, इस तरह से आपने एक बॉडी बनाई, ठीक है, और इस बॉडी पे क्या करा आपने, ये एफ फोर्स एक्ट कराया, और एफ फोर्स एक्ट होने की वजह से जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हो गई, कितने से डिस्प्लेस हो गई, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, एस, एस इसका डिस्प्लेसमेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा था पूरा ए से लेके बी तक, ये जब बॉडी डिस्प्लेस हुई है ए से लेके बी तक, तो जो कांस्टेंट फोर्स वो कितना एक्ट कर रहा था, कांस्टेंट फोर्स क्या था, एफ, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, कि वर्क डन बाय द फोर्स एफ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब मान लो कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस बॉडी पे वो कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे कुछ इस तरीके से एक्ट करता है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, यहाँ देखो, है ना, ये तो हमने सी पॉइंट लिया था, इसको ले लेते हैं अपन डी पॉइंट, क्या ले लेते हैं इसको, डी पॉइंट ले लेते हैं। अब डी पॉइंट में क्या ले रहे हैं कि वही है, ये बॉडी है इस तरह से, और ये बॉडी क्या है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बॉडी को रख दिया, है ना, और इस पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरह से, ये एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, और इस एफ फोर्स की वजह से मान लो ये जो बॉडी है इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एस डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पहले ए पॉइंट पे थी और ए से डिस्प्लेस हो गए, मान लो ये आ गया बी पॉइंट पे आ गई, सर आप है एक ना, मिनट लास्ट स्लाइड में जाओगे। प्रीवियस पेज पे, हाँ हाँ। देखो, पूछो। ठीक है, अब देखो ये नॉलेज होनी चाहिए आपको, डायरेक्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम करा दूं अभी, अब आपको पीछे नॉलेज ही नहीं है, वर्क डन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो वो भी जरूरी है ना बताना, है ना। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा फास्ट ले लूंगा मैं, थोड़ा जल्दी करा दूंगा, है ना। तो ये समझ में आई बात आपको, ये जो केस में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये कोई बॉडी थी, उस पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा था, और एफ फोर्स की वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, क्या होगा इस केस में, है ना, ये जो एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एफ फोर्स कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है, थीटा पे एक्ट कर रहा है, कितने पे एक्ट कर रहा है, थीटा एंगल पे। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे, तो इस फोर्स को आप रिजोल्व करोगे तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, इस तरह से दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक, ठीक है, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें होगा, ठीक है, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, cos थीटा, ठीक है, समझ में आता है, विद द एंगल क्या होता है, cos थीटा होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसमें, f cos थीटा आ जाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा f sin थीटा, क्या आ जाएगा, क्लियर है ना ये बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
हॉरिजॉन्टल विद द एंगल क्या आएगा cos थीटा, और दूसरा जो है कंपोनेंट वो क्या आ जाएगा f sin थीटा। अब आप इसमें बताओ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस f फोर्स के किस कंपोनेंट के कारण हो रहा है? इस f sin थीटा के कारण हो रहा है, बिकॉज f sin थीटा या बिकॉज f cos थीटा? कौन सा कंपोनेंट है जो इस बॉडी को डिस्प्लेस करा रहा है? f sin थीटा डिस्प्लेस करा रहा है या f cos थीटा डिस्प्लेस करा रहा है? बताओ कौन सा? हाँ बोलो। F cos theta. एफ cos थीटा डिस्प्लेस करा रहा है, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, हम यहाँ कहेंगे कि वर्क डन वर्क डन बाय फोर्स वर्क डन बाय फोर्स एफ। एफ जो फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन बेटा हमेशा क्या होता है, जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना उस फोर्स के कंपोनेंट को लेना है आपको। तो वो कंपोनेंट क्या है इसमें, एफ cos थीटा है। क्या है वो, एफ cos थीटा। तो ये एफ cos थीटा आ जाएगा और इधर एस आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो आपके पास क्या आ गया, ये एफ एस cos थीटा आ गया। क्या आ गया, एफ एस cos थीटा आ गया। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस cos थीटा हो गया। अब आपको पता हो कि जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो वो आता है cos थीटा में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें कि ये f वेक्टर डॉट s वेक्टर, तो f वेक्टर डॉट s वेक्टर क्या होगा, w इक्वल टू एफ एस cos थीटा होगा। तो यहां से आपके पास दो फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूलेज आपके पास आ गए। एक आ गया w इक्वल टू एफ एस cos थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला तो क्या आ गया, w इक्वल टू एफ एस cos थीटा आ गया। और वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में आएगा w इक्वल टू f वेक्टर डॉट s वेक्टर। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में, क्लियर है हाँ यहाँ तक? ठीक है। हाँ अब इस ये जो डी वाला पॉइंट है, इस डी वाले पॉइंट में ही मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ। ये पॉइंट्स क्या है कि इफ एंगल बिटवीन इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज एफ एंड एस इज 0 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 सेकेंड है ना, देखो थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अपने पास डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस का एफ एस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बोलो, सही है। W इक्वल टू प्लस का एफ एस आ जाएगा ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इफ डायरेक्शन ऑफ f एंड s इज सेम, f एंड s इज सेम, ठीक है, वर्क डन इज पॉजिटिव। बोलो आया समझ में, नहीं आया, क्लियर है? वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एफ और एस की डायरेक्शन सेम होगी तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट लेते हैं कि इफ इफ एंगल बिटवीन, एंगल लिखा हुआ है वहां पर तो एंगल ही लेते हैं कि इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 180 डिग्री, ठीक है, देन तो एफ और एस के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो डब्ल्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस एफ एस आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। हाँ सर। ठीक है, तो इसका हम इसमें क्या बोल सकते हो आप, व्हाट यू कैन राइट, ये कह सकते हैं कि इफ डायरेक्शन ऑफ एफ एंड एस इज अपोजिट, ठीक है, देन वर्क डन इज देन वर्क डन इज नेगेटिव। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। आया समझ में, यहाँ भी ये पॉइंट आ गया समझ में, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ले लेते हैं इसमें अपन, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर, टू ईच अदर, एफ और एस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि थीटा इजिकल टू 90 डिग्री हो गया, और थीटा इजिकल टू 90 डिग्री हो गया तो डब्ल्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एफ और एस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। बोलो समझ में आई बात, क्लियर है?
हाँ सर। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, इस एग्जांपल की हम बात करते हैं। इस एग्जांपल में अगर मैं एक फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई वर्क डन ड्यू टू फोर्स एफ। एफ जो फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन होगा, कितना होगा, प्लस एफ एस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस एफ एस होगा, एफ और एस की डायरेक्शन सेम है। सेकंड पॉइंट अगर मैं यहाँ लूँ कि मैं आपसे कहूँ कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स बताओ, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स क्या हो नेगेटिव। जाएगा, माइनस एफ एस हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट आपसे कहें कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, तो वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 0। है ना, क्योंकि उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। आया समझ में नहीं आया? तो हाँ सर समझा। इस तरह से वर्क डन होता है, और वर्क डन के जो है ये टाइप्स होते हैं, ठीक है। पर आप देखें एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ पर लिखा था कांस्टेंट फोर्स, मैंने कहीं पे ये रहा कांस्टेंट फोर्स, ये क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट फोर्स लिखा हुआ है। कांस्टेंट फोर्स मतलब है कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स जो था वो कांस्टेंट था। मान लो जो भी वैल्यू हो 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन ही रहेगा। तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है ना। अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट ना हो तो क्या करेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर देखें, अपन प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं, अपन ने क्या पॉइंट बनाया था, डी बनाया था। अब अपन ले लेते हैं ई पॉइंट, ठीक है। हम ये लेते हैं कि इफ फोर्स एक्टिंग if force acting on a body if force acting on a body variable is variable, क्या है वो, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। कुछ ऐसा केस ले लेते हैं, वापस वही लेता हूं मैं कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक को जो है अपन ने डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस कर दिया मान लो ए से लेके बी तक अपन ने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका एक्स है। अब इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, वेरिएबल फोर्स है। क्या है, वेरिएबल फोर्स है। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम ये करते हैं, इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, बहुत छोटा एलिमेंट ले लेते हैं, और ये इतना छोटा एलिमेंट है कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो कितनी है, dx। तो ये एक बहुत छोटा एलिमेंट है, ये इतना छोटा एलिमेंट है कि इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको आप क्या ले सकते हो, कांस्टेंट ले सकते हो। समझ में आ रही है बात? जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या है, एक्स है। हमने सर क्या ये करा, डीएक्स वाला पार्ट वापस समझाओगे? हाँ ध्यान से डीएक्स। सुनो, हाँ ध्यान से सुनो, मैं क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, मैं बस इसे बता रहा हूँ। हमने क्या करा है, ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, वो क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो मैं अब ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे मैंने पहले लिख दिया था ना, पहले W इक्वल टू एफ एस लिख दिया था मैंने, वो इसलिए हाँ लिखा क्योंकि पूरी डिस्प्लेसमेंट में वो कांस्टेंट था। अभी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है। एक्स ले लो, या एस लिख रहे हो तो चलो एस कर देता हूं मैं, कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। मान लो डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है। तो हम क्या करेंगे, एक इतना छोटा एलिमेंट ले लेंगे, इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, डीएस। डीएस क्या है, बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट है। हम इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे कि उसके लिए अपन फोर्स को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में? बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट है, इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट है कि उसमें अपन फोर्स को क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। आया समझ में? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं कि भाई वर्क डन बाय फोर्स एफ, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स एफ फॉर वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस। तो देखो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो अपन उसको डीडब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो डीडब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एफ, और ये जाएगा डीएस, और ये जाएगा कॉस थीटा। अब थीटा तो कितना है इसमें, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डी एस आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की। अब टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, तो टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट एस, एस टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर डी डब्ल्यू कर देंगे, और इसको इंटीग्रेशन में एफ डी एस लिख देंगे। तो डी डब्ल्यू को तो अपन डब्ल्यू ले लेते हैं, डब्ल्यू लिख देते हैं डब्ल्यू, और ये इंटीग्रेशन कर देते हैं एफ डी एस, ठीक है। तो इस तरह से अगर वेरिएबल फोर्स होगा
तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना है। आया समझ में? क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FDS। आ गया? ठीक है, ओके। है ना? फिर इसके न्यूमेरिकल भी होते हैं, न्यूमेरिकल अपन बाद में ले लेंगे, अभी पहले टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आ गया अपने पास W इक्वल टू FDS। तो ये बात हो गई किसकी? वर्क डन की। आया समझ में? वर्क डन यानी वर्क समझ में आया, मैकेनिकल वर्क, हाँ 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 ठीक सर। है? तो ये वर्क की बात करिए। वर्क के बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत एनर्जी के लिए, ठीक है? हम बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है? तो देखो एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले तो एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं अपन। आपको पता है एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, सर वर्क डन एट पर यूनिट टाइम। नहीं, वो पावर होता हाँ सॉरी। है ना? एनर्जी क्या होता है? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डूइंग वर्क, ठीक है? ये डेफिनेशन होती है। थोड़ा सा अपन पीछे ये और ऐड कर लेते हैं। ई पॉइंट तो गया था, एफ हो गया, हो जाएगा ये ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, और न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं? जूल, ठीक है? तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है? जूल होती है। ऐसे बात करें सीजीएस, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है? न्यूटन की जगह डाइन कर देना, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर कर दोगे, ठीक है? और इसी को अपन लिखते हैं अर्ग, तो ये अर्ग आ जाएगा। आया समझ में? और क्या एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है ये? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? वर्क क्या होती है? कि स्केलर क्वांटिटी होती है। और एक पॉइंट और ऐड करता हूँ यहाँ पर, एच पॉइंट ले लेते हैं अपन। अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बता रहा हूँ, जैसे आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर आपको दे रखा है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये तो आपको दे रखा है फोर्स वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है आपको एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप एंड प्लस एस जेड के कैप, ठीक है? आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कितना आ जाएगा? बोलो। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर करोगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू? एफ एक्स एस एक्स, ठीक है, प्लस एफ वाई एस वाई एंड प्लस एफ जेड एस जेड। आया नहीं आया समझ में? एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड, बोलो, ठीक है? तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में जो है वर्क डन, ये कुछ पॉइंट्स रह गए थे, मैंने यहाँ कवर कर दिए इनको, है ना? अब बात वापस एनर्जी पे आ जाते हैं। तो एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी, और आएगा यहाँ पर, हेलो। मैंने ऑफ लिख हेलो। दिया। हाँ बोलो बेटा। सर आप वो प्रीवियस स्लाइड में जाओगे? हाँ देखो, ये तो आता है ना आपको, डॉट प्रोडक्ट करना तो हाँ हाँ सिखाया था ना हाँ। वेक्टर में मैंने, है ना? और पीछे ये तो आते ही है। डायमेंशनल वर्क की डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी भी आती है आपको, यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ाई दिया मैंने, है ना? तो ऐसा बताने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, है ना? ये हो गया आपका। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं, एनर्जी क्या होती है? तो सर एनर्जी वो क्या, लिखना बाकी था वो अरे पीछे। मैं दे दूंगा ना नोट्स आपको, क्यों मत वो करूँ, आराम से समझ सर एक। लो। ओके। और पीछे करूँ क्या? ठीक है, हाँ। मैं दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, है ना? डाल दूंगा, आज कर दूंगा, है ना? वो तो क्या होता है, मेरा ये सिस्टम हीटअप होकर बंद हो जाता है ना उस दिन, वो थोड़ा फिर बाद में टाइम बाद स्टार्ट होता है, नहीं तो मैं हाथों हाथ डाल लूँ, अपलोड कर दूंगा उसमें, ठीक है? तो यहाँ तक बात हो गई, अपन जल्दी से एनर्जी पे आ जाते हैं। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी और एबिलिटी टू टू डू वर्क, है ना? डूइंग वर्क भी क्या लिखना? कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, ये जो है ये कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, ये हमारी बात हुई एनर्जी की, इसको एनर्जी कहते हैं, ठीक है? अब एनर्जी जो है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है? एनर्जी इज सेम एज वर्क, वर्क की जो होती है उसी की वही होती है जूल। एनर्जी की भी जो ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है, ठीक है? सी, अब सी पॉइंट अपन करते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ वर्क की बात करते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ अपन मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं।
तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल वर्क तो हो ही गया, अब बात हो रही है टाइप्स ऑफ एनर्जी की। ठीक है, अब एनर्जी तो देखो बहुत सारी है, लाइट एनर्जी होती है, समझ रहे हो, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, there are number of energies, ठीक है, बट हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है मेनली टू टाइप्स की होती है, हम यहाँ पर बताते हैं आपको। टू टाइप्स की मैकेनिकल एनर्जी होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी में बात कर रहे हैं अपन। तो टू टाइप्स की जो मैकेनिकल एनर्जी है, उसमें जो फर्स्ट टाइप है, फिर अपन सेपरेटली भी फॉर्मूले निकालेंगे इनके। जो पहला जो टाइप है वो होती है आपके पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी को फर्दर दो टाइप्स में अपन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो फर्दर जो दो टाइप है पोटेंशियल एनर्जी के, एक होता है ग्रेविटेशनल, क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, डेरिवेशंस भी निकलवाऊंगा इनकी। तो जो पोटेंशियल टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, है ना, एनर्जी बहुत सारी है और भी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा जो टाइप है, दूसरा होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी बात की जाए, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और फिर बात करेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी। तो वन बाय वन थोड़ा जल्दी फास्ट अपन इनको देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट अपन स्टडी करते हैं इसमें। डी पॉइंट लिखता हूं मैं, और डी पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? इसको डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में अपन लिख देते हैं जीपीई, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन एनर्जी इट इज एन एनर्जी पॉजिस्ड, ठीक है, इट इज एन एनर्जी पॉजिस्ड it is an energy possessed by a body due to due to its position, and elevation, ठीक है। उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी पोजेस करती है, उसको अपन वो जो एनर्जी कहलाती है, क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उस पोजीशन और एलिवेशन की वजह से, ठीक है। फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? it is defined as it is defined as the work done, ठीक है, it is defined as the work done against gravitational force to lift to lift a body up to certain height, यानी किसी भी बॉडी को किसी हाइट तक लिफ्ट करने में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ता है, वही उसकी क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आया समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें कि ऐसा, ये तो हमारी सरफेस हो गई, ये सरफेस है। अब इस सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी रख दिया आपने, ठीक है। अब इस बॉडी को आपको क्या करना है? एच हाइट तक उठाना है। एच हाइट तक क्या करना है? वर्टिकली इसको इस तरह से एच हाइट तक अपन लिफ्ट करना चाहते हैं। ये एच हाइट हो गई। इस एच हाइट तक हम क्या करना चाहते हैं? इसको लिफ्ट करना चाहते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने कर दिया बी। तो एच हाइट तक आपको लिफ्ट करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन टू लिफ्ट अ बॉडी अप टू अ सर्टेन हाइट। जैसे अब यहाँ पर जो अपनी हाइट है वो क्या? एच है। तो इस बॉडी को एच हाइट तक उठाने के लिए
ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई वर्क डन? तो देखो, ये बॉडी अगर मान लो इस बॉडी का मास m है, तो m मास है, तो इस पे जो इसका वेट एक्ट करेगा और डाउनवर्ड होगा w, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करेगा इसमें डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये एक्ट करा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इसको उठाना है, तो अगेंस्ट उठाना है तो आपको एक अपवर्ड फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, उसको मैं ले लेता हूँ F, और एटलीस्ट इतना तो लगाना ही पड़ेगा कि F की वैल्यू Fg के बराबर हो। बोलो बात सही है कि नहीं है? ठीक है ना भाई, हाँ इतना तो सर। फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा जो कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के एटलीस्ट बराबर हो, मिनिमम इतना फोर्स तो लगाना ही लगाना है आपको। तो हम यहाँ पर बात करें कि भाई वर्क डन टू लिफ्ट अ बॉडी, ठीक है, वर्क डन टू लिफ्ट अ बॉडी अप टू हाइट, अप टू हाइट h हाइट तक उठाना है। तो वर्क डन कितना हो गया भाई, देख लो जरा, फोर्स क्या आ जाएगा। अच्छा, h हाइट तक उठाना है आपको, तो देखो F लिख देता हूं मैं, है ना, F H cos थीटा लिख सकता हूं ना। अब यहाँ पर क्या है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ F जो है वो एटलीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए, नहीं होना, डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो यानी यहाँ mg आ जाएगा। ठीक है, और थीटा जो है यहाँ पर 0 डिग्री है, थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, F की वैल्यू आप mg रख दो, इसको h रख दो, या cos 0 कर दो, तो यहाँ से आपको W इजिकल टू mgh आ जाएगा। फिर आपने क्या कहा कि भाई ये जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू लिफ्ट अ बॉडी अप टू अ सर्टेन हाइट, यही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा, तो ep इजिकल टू mgh आ गया। आया समझ में? तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। किसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सर बट सर आप W इक्वल्स टू एफ एच कॉस थीटा उसके बाद से वापस समझाओगे, उतना समझा। हाँ तो थीटा की वैल्यू 0 रख दो आप। अब ये मैग्नीट्यूड जो आप फोर्स लगाओगे ऊपर की तरफ, वो एटलीस्ट इतना तो लगाना पड़ेगा ना आपको जो उसके वेट के बराबर हो, इतना हाँ फोर्स तो लगाओगे ना आप। तो एफ जो मैग्नी और डायरेक्शन तो इनकी अपोजिट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जी के बराबर होगा। और एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या होता है, एम जी होता है, तो वो एम जी हो गया। तो एफ की वैल्यू एफ जी के बराबर और एफ जी की वैल्यू एम जी है, तो एम जी रख दिया। और इनके बीच एफ, आपको एंगल किस किस के बीच का देखना है, एंगल आपको देखना है इस एफ और एच के बीच का। तो एफ और एच के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रही है, एफ भी उधर है, तो ये 0 रख दिया, तो आपके पास ईपी इक्वल टू एमजीएच आ गया। आया नहीं आया? अब यहाँ से क्या पता चलेगा आपको, यहाँ से और कुछ, हाँ इसके बोलो। पीछे वाली स्लाइड में आप एक बार जा सकते हो। देखो ये क्या था, ओके। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट है, विद अगेंस्ट है। ठीक है, अरे चलो डिलीट हो गया वो, दोबारा आएगा भी नहीं, चलो कोई नहीं। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में, है ना? अभी देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम देखें, यहाँ से क्या पॉइंट्स बना सकता हूँ मैं, कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मास के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है जी के प्रोपोर्शनल होती है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट की प्रोपोर्शनल होती है। अब छोटी क्वेश्चंस अगर कुछ भी हो सकते हैं, मैं तो मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। तो मेजोरिटी क्या है, अपन तो अर्थ को ही लेके सॉल्यूशन अपने बनाते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि अगर हाइट आप जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी ही जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है ना बात? जितनी हाइट बढ़ाते जाओगे उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर हाँ सर। है ना? सर तो ई ई हम्म, पी मतलब। ये P मतलब पोटेंशियल, E मतलब एनर्जी, हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ओके ओके। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं मैं, ये ध्यान रखना कि ये हमने बात करी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि मैं अभी ईपी वापस यूज करूंगा तो वो अलग एनर्जी होगी। ठीक है, अब ये वाला पेज हाँ अपना सर डिलीट हो गया। वही कंफ्यूज, हाँ इलास्टिक पोटेंशियल। हाँ ठीक है, अब ये पेज डिलीट हो गया, देखो अब देखूंगा मैं, लिखूंगा तो यहाँ तक आया समझ में आपको?
हाँ तो सर, ठीक है। ये तो अपना बात हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद अपन बात करते हैं, अब क्या पॉइंट्स चल रहे थे मुझे ध्यान नहीं है पॉइंट्स, चलो जो भी थे। ये हमने यहाँ पर क्या बात करी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपन ने कर ली, और एनर्जी में मान लो कि फर्स्ट अपन ने स्टडी कर लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड अपन बात कर रहे हैं इलास्टिक इलास्टिक एनर्जी, या ये इसी को अपन बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अपन इसको स्प्रिंग एनर्जी भी कह देते हैं, क्योंकि जनरली जो इलास्टिक मटेरियल अपन मोस्टली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज करते हैं वो स्प्रिंग ही है, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, स्प्रिंग एनर्जी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रिंग एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो अब अपन ने ईपी से ही मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बताया है ना, तो थोड़े नोटेशन ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो क्या हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो हम यहाँ कहेंगे भाई इट इज एन एनर्जी possessed it is an energy possessed by a body due to its size and shape। यानी किसी भी बॉडी के साइज और शेप में आप चेंज करते हैं, या कह सकते हैं, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी पोजीशन की वजह से थी, है ना, एलिवेशन पोजीशन की वजह से थी। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स साइज एंड शेप। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई स्प्रिंग ले अपन और स्प्रिंग को दबा दें, है ना, स्प्रिंग को दबा दें और स्प्रिंग के ऊपर कोई बॉल या कोई ऑब्जेक्ट रख दो, उसको रिलीज करो, तो जो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो रिलीज होती है, और उससे जो उस बॉल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। जैसे कोई टॉय कार है, टॉय कार के अंदर स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती है, आप उस टॉय कार में चाबी भरते हो तो क्या करते हो, वो जो स्पाइरल स्प्रिंग है उसको कंप्रेस करते हैं, यानी कि आप वर्क करते हो किसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर। जब आप स्प्रिंग के ऊपर वर्क करते हो तो वो स्प्रिंग की एनर्जी की, जो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है, या उसी को अपन इलास्टिक एनर्जी कहते हैं, तो वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आपका जो वर्क डन है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो तो वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और रिलीज होके वो जो पहले तो देखो आपने वर्क डन करा, तो आपने जो वर्क डन करा है उस पे, तो वो उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बन गई, और जैसे आप रिलीज करोगे तो वो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज होगी और किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। बात आई समझ में, एग्जांपल समझ में आया, ठीक हाँ सर। है ना। तो अभी हम देखो मैंने क्या कहा, मोस्टली जो इंजीनियरिंग मटेरियल, जो इलास्टिक मटेरियल अपन यूज करते हैं वो क्या होता है, स्प्रिंग होता है, तो अपन स्प्रिंग को लेके ही बात कर लेते हैं। तो अभी ये तो बात हो गई, ठीक है भाई, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स साइज एंड शेप, वो तो एक बात हो गई, उसके साइज और शेप की वजह से है, ठीक है। अभी पर फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इट इज, मैं बात कर रहा हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। सो इट इज इट इज गिवन बाय, ठीक है, इट इज गिवन बाय वर्क डन, ठीक है, इट इज गिवन बाय वर्क डन टू कंप्रेस, इट इज, ठीक है, इट इज गिवन बाय वर्क डन टू कंप्रेस और स्ट्रेस्ड, कंप्रेस और ऐसे कह देते हैं एक्सपांड। तो मैं यहाँ स्प्रिंग लिख रहा हूँ, आप इलास्टिक मटेरियल भी रिलेट कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। सो इट इज गिवन बाय वर्क डन टू कंप्रेस और एक्सपांड अ स्प्रिंग अगेंस्ट अ स्प्रिंग फोर्स। और इटीज का मतलब क्या है, इटीज का मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि इट इज गिवन बाय वर्क डन टू कंप्रेस और एक्सपांड अ स्प्रिंग अगेंस्ट अ स्प्रिंग फोर्स। तो देख लेते हैं अपन, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट अगर आप स्प्रिंग को एक्सपांड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, तो जो वर्क डन होता है वही उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ देखो आप ध्यान से, ठीक है। हमने क्या करा, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस ले ली, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है,
अब इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे क्या करा, एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरह से एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, और इस ब्लॉक में हमने लगा दी एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगा दी, ये स्प्रिंग लगा दी, ठीक है। तो बात समझने की कोशिश करना, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या है, ये अपनी फ्री पोजीशन पे है। फ्री पोजीशन मतलब ये नेचुरल पोजीशन है इसकी, हमने कोई इसमें कुछ ना तो इसका एक्सपांशन किया हुआ है ना ही इसको कंप्रेस किया हुआ है। तो इस केस में आप ये बताओ, क्या कोई स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस स्प्रिंग में? कोई स्प्रिंग फोर्स, सबसे पहले तो मैं ये और बता दूं आपको कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स सर मतलब वो स्प्रिंग को ऐसा नॉर्मल पोजीशन से नॉर्मल रखा हुआ है, बस अभी कुछ नहीं करा उसने, जैसा सर तो नहीं एक्ट हाँ करेगा। नहीं एक्ट करेगा। तो मैं एक बार फॉर्मूला बता दूं आपको, स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एफ एस में लिख दूं, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, इसको तो मैंने इससे पहले कभी स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया है क्या आपको? नहीं सर। नहीं कराया, ठीक है, थोड़ी चीज थोड़ा पॉइंट्स में बता देता हूँ। देखो, एक लॉ होता है हुक्स लॉ, है ना, एक लॉ होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, बाय हुक्स लॉ, हुक्स लॉ लगाते हैं अपन, या और मैं इससे भी इजी में आपको बता देता हूँ। देखो, मान लो कोई स्प्रिंग है इस तरह से, एक रिजिड सपोर्ट से अपन ने एक स्प्रिंग लगा रखी है। अब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, यानी ऐसे ऐसे हैंग किया हुआ है रिजिड सपोर्ट से, और ये नेचुरल लेंथ में है इसकी, ठीक है। अब नेचुरल लेंथ में है, तो नेचुरल लेंथ में अगर अपन इसको क्या करें, इसको स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करते कुछ फोर्स लगा के, तो आप इसको स्ट्रेच कर दोगे, इस तरह से स्ट्रेच हो गई। अब स्ट्रेच जब आपने करा तो आपने एफ फोर्स यहाँ लगाया नीचे, ठीक है। तो जब आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, तो देखो पहले तो इसकी ये पोजीशन थी, आपने इसको कितने से स्ट्रेच कर दिया, एक्स से स्ट्रेच कर दिया, कितने से स्ट्रेच कर दिया, एक्स से। तो मुझे बताओ, जब आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा ना, लगाओगे ना भाई, इसको खींचोगे नीचे तो फोर्स लगाओगे नहीं लगाओगे, बोलो लगाओगे ना। तो हाँ आप नीचे क्यों फोर्स लगा रहे हो, कोई आपको रजिस्ट कर रहा है क्या? कोई ना कोई आपको रजिस्ट कर रहा होगा भाई, तभी तो फोर्स लगा रहे हो, नहीं तो क्या जरूरत हाँ। आ रही थी फोर्स लगाने की, ठीक है। तो कौन रजिस्ट कर रहा होगा, वो होता है स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कैसा एक्ट कर रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। एक्स क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है। तो एफ एस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है। बात आ रही है समझ में? माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया कि जो स्प्रिंग को ऑपोजिट आपने, डायरेक्शन। हाँ, जो डिस्प्लेस्ड किया है, इसको जो स्ट्रेच किया है आपने, तो वो अपोजिट डायरेक्शन है, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। और ये क्या है, आप डिस्प्लेस अपोजिट अलग डायरेक्शन में कर रहे हो, इसलिए माइनस एक्स आ जाता है। तो अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो के आ जाता है। तो एफ एस इजिकल टू फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के एक्स। क्या आ जाएगा, एफ एस इजिकल टू फॉर्मूला आ जाएगा माइनस के एक्स। आई बात समझ में? अब के क्या होता है यहाँ पर, के जो होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको बोल देते हैं अपन स्टिफनेस। क्या बोल देते हैं, स्टिफनेस। स्प्रिंग कांस्टेंट या बोल देंगे स्टिफनेस, ठीक है। तो आप देखो कि ये के जो होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट ऑफ के, अपन ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कहूँ कि के इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एक्स लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू मैं 1 मीटर कर देता हूँ, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या कर दिया, 1 मीटर कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस, स्प्रिंग कांस्टेंट is defined as defined as force required, force required to produce, force required to produce unit deflection या यूनिट कंप्रेशन और एक्सटेंशन। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक बात? हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ठीक है। अब देखो,
अब मैंने इतना आपको बता, अब देखो आपके ऐसे ही नहीं पढ़ाना पड़ता है, सब बताना पड़ता है पीछे फंडामेंटल क्या चल के आ रहा है, ऐसे डिराइव करा दोगे आप। अब देखो बात चल रही थी अपनी, हम तो कह रहे थे भाई आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर दूं मैं। अब इसके लिए पहले स्प्रिंग फोर्स तो पता हो, वो तो बताना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं अपन इस पे कि हमने एक पोजीशन ले ली, ये ए पोजीशन ले ली। इस ए पोजीशन पे इसकी डिस्प्लेसमेंट x इजिकल टू क्या है, 0, x1 इजिकल टू 0 कर देता हूं मैं। अब मान लो आपने इसमें फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसको कर दिया स्ट्रेच। क्या कर दिया आपने, इसको फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया, और स्ट्रेच करके एक नई पोजीशन पे लिया है, और ये जो पोजीशन है ये बी है। ठीक है। और यहाँ पर जो x2 इजिकल टू क्या है, x है। बात आ रही नहीं, यानी समझ में, x2 इजिकल टू क्या है, x है। अब आपने इसको बी पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है। तो जब आपने इसको बी पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है, तो मुझे बताओ कि स्प्रिंग फोर्स किधर एक्ट कर रहा होगा, राइट साइड के लेफ्ट साइड? स्प्रिंग फोर्स जो है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, राइट साइड एक्ट कर रहा है कि लेफ्ट साइड एक्ट कर रहा है? सर ये वापस समझाओगे? अरे हम कह हाँ, रहे हैं ये ब्लॉक है, इसको खींच के अपन यहाँ लिया है। इसको खींच के अपन ने इसको x डिस्प्लेसमेंट दे दी, और x डिस्प्लेसमेंट देके इसको खींच के लिया है बी पे। तो मैं ये जानना ठीक है, चाहता हूँ कि जो इस पे, अब मैंने इसको यहाँ होल्ड करके रखा हुआ है, तो मैं ये ठीक जानना है। चाहता हूँ कि जो इस पे स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो किधर एक्ट कर रहा है, राइट साइड के लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट कैसे हाँ सर, करेगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट करेगा साइड। ना। हाँ, लेफ्ट एक्ट करेगा स्प्रिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन है। अच्छा, मुझे इसको होल्ड करने के लिए एटलीस्ट इस स्प्रिंग फोर्स के बराबर का फोर्स तो लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा, बोलो जरा। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो रेड वाला जो है ये तो अप्लाइड फोर्स हो गया, येलो वाला जो है वो स्प्रिंग फोर्स हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब आप कह रहे हैं कि भाई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो आपने कहा कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट अ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट अ स्प्रिंग फोर्स टू stretched stretched a spring is called spring spring potential एनर्जी। क्या कहेंगे उसको, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। अब हाँ बहुत इजी है, हम क्या करते हैं, अब देखो फोर्स जो है वो वेरी हो रहा है, अपन ऐसा करते हैं अपन इसमें निकाल लेते हैं कि भाई वर्क डन वर्क डन टू stretch work done to stretch a spring by by to work done to stretch a spring by a small amount by a small amount dx। ठीक है, अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू ले लेते हैं, फोर्स एफ ले लूंगा, और ये क्या जाएगा डीएक्स आ जाएगा, ये क्या जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 0 डिग्री है, और एफ जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, और वो क्या जाएगा के एक्स हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में? ठीक है। हाँ। अब क्या करोगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या कर दोगे आप, एफ की वैल्यू के एक्स रख देना, ये के एक्स डी एक्स आ जाएगा टोटल वर्क सर डन के वो लिए। एफ एस इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है ना? हाँ, पर मैग्नीट्यूड, आप कौन सा फोर्स ले रहे हो हाँ अगेंस्ट हाँ द, हाँ हाँ। आप तो वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स निकाल रहे हो ना। ठीक है। हाँ अब ये बात आ गई, अब टोटल वर्क डन जैसे डब्ल्यू कर दो आप, स्प्रिंग कैसी स्ट्रेच हो रही है आपके x1 से x2 तक हो रही है, तो x1 से x2 तक कर दो, इसको kx dx कर दो। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क डन निकालो, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, 1/2 k। ठीक है, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, यही आएगा ना। कर दूं ना डायरेक्ट, अब तो कर लेते हो ना इंटीग्रेशन। हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसी को आगे बढ़ा लेते हैं अपन, है ना। तो हमने कहा कि भाई ये जो वर्क डन है ये तो इसकी क्या है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो वर्क डन है ये क्या है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो आप। क्या कर देते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, यही
यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा, ईपी लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको कर देता हूँ मैं 1/2, यह जाएगा के, और ये x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब हमारे केस में क्या है, हमारे केस में यह है कि जो x2 है वो तो x है, और x1 जो है वो 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगी। बोलो आया समझ में। तो ये आपके स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आया, हाँ हाफ सर। के एक्स स्क्वायर। तो अभी मैं वापस आता हूँ मेरी बात पे। मैंने कहा था आपको कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अब ये तो अपन ने क्या करा था, एक्सपांशन करा था। मान लो मैं इसको कंप्रेस कर दूं, अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। अगर ये तो मैंने इसको एक्सपांड करा, खींचा, उसको लंबाई बढ़ाई उसकी, अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव आती कि नेगेटिव आती, नेगेटिव मतलब डिक्रीज होगी, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होगी। तो अगर एक्सटेंशन की जगह कंप्रेशन किया जाए तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या मैं कहूँ कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगी, श्योर। तो अगर मैं कहूँ कि भाई जब मैंने इसको एक्सपांड करा तो मैं इसको ले लेता हूँ प्लस का एक्स, जब मैंने इसको एक्सपांड करा तो हमने क्या लिया, प्लस का एक्स ले लिया। मान लो इसको मैं कंप्रेस करता, और ये मैं सी पॉइंट ले रहा हूं, मान लो मैं इसको कंप्रेस करता और अब मैं इसको ले लेता माइनस एक्स, क्या ले लेता, माइनस एक्स। जीरो से कहाँ आती मेरी लिमिट, जीरो से माइनस एक्स आती। तो जीरो से माइनस एक्स आती तो यहाँ तो एक्स का स्क्वायर है ना, दिख रहा है आपको, एक्स का क्या हाँ है, स्क्वायर है। तो माइनस भी रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना आप, क्या है वो बात कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो आपने अगर हाइट कम करी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, हाइट बढ़ाई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा कोई केस नहीं है। अगर आपने बॉडी, जो इलास्टिक बॉडी है उसको आपने अगर कंप्रेस करा या एक्सटेंड करा, या जो स्प्रिंग है उसको पहले खींच के लंबा कर दिया या उसको कंप्रेस कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उसमें कुछ भी उसके साइज शेप में चेंज करा है, साइज में चेंज करा है, एक्सटेंशन कंप्रेशन या एक्सटेंशन करा है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, हमेशा इंक्रीज ही होगी, क्या पॉजिटिव। होगी, इंक्रीज ही होगी। आया समझ में, हाँ सर। ठीक है, सर तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो ये हमने आपसे बात करी है। अभी मैं रैंडम टॉपिक्स ले रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कवर हो जाए। मैं कोई बुक वुक मेरे पास नहीं है जो टॉपिक में बताता जाऊँ, ठीक है, बट हो जाएगा मोस्टली आपका इसमें। तो अभी बात हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की, कंप्लीट बात हो गई, आपको पता चल गया हाफ के एक्स स्क्वायर जो होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो फॉर्मूला होता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक बात। हाँ सर। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट, मैं कोशिश करता हूँ पॉइंट्स डालने की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात करी, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं तीसरा पॉइंट, ग्राफ्स वगैरह मैं फिर बनवा दूंगा आपको। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल है, आपने पहले भी अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इट इज अ एनर्जी, इट इज एन एनर्जी, इट इज एन एनर्जी possessed possessed by a body due to its मोशन। बॉडी जो मोशन कर रही है, मोशन के अंदर, मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। तो एक छोटा सा अपन एक्सप्रेशन कर लेते हैं। जैसे हमने एक बॉडी ले ली, इस तरह से एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मास क्या है, m है, क्या मास है इसका, m है। इस पे एक कांस्टेंट फोर्स हमने एक्ट करा दिया, f। क्या एक्ट करा दिया, f करा दिया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अब जो कांस्टेंट फोर्स f लगाया, उस f की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। क्या हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये बॉडी जो डिस्प्लेस होके आ गई, कोई नई पोजीशन उसने ले ली, और उसकी m उसका मास है, और वेलोसिटी उसकी क्या है, v है। वेलोसिटी कितनी है, v है। ये बात आई नहीं समझ में। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स f उसका एक्ट कर रहा था, हमने उसके मोशन में दो पोजीशंस ले ली, एक पोजीशन a हो गई,
एक पोजीशन जो है वो बी हो गई। आया नहीं आया समझ में? डायग्राम आया समझ में? ठीक है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी ये करते हैं कि भाई हम ये करते हैं कि इसमें थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं इसको आगे। सॉल्व करना यह है कि हमें वर्क डन निकालना है ना? क्या निकालना है इसमें? वर्क डन निकालना है। तो मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ कि वर्क डन, वर्क डन टू डिस्प्लेस a body, displace a body by small displacement, small displacement dx due to force F। तो क्या हो जाएगा, dw लिख दूं और dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा कर देता हूं। अब यहाँ थीटा आपको दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। तो dw इज इक्वल टू कितना लिख दे, एफ डी एक्स लिख दे। आया नहीं आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, आ गया। अब F इजिकल टू तो आप जानते हो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है नहीं होता? F इजिकल टू तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब ये M तो ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है कि नहीं होता, बोलो? होता है, यस और नो? हाँ। सही है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूं इसके अंदर। मैं लिख सकता हूँ कि dw इजिकल टू m इंटू dv बाई dt इंटू dx होता है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ कि dx अपॉन dt क्या होता है? dx अपॉन dt क्या होता है, बोलो भाई जल्दी से। dx बाई dt क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं होता? हाँ। होता है। तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, dw इजिकल टू mv dv आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो और डी एम वी डी वी कैसे? एक मिनट देखता हूँ मैं, देखो m ये v हो गया ना, dx अपॉन dt को v कर दिया ना आपने, और ये dv तो हाँ है, हाँ mv dv आ गया। ठीक हाँ। है, अभी क्या करता हूँ, मैं टोटल वर्क डन निकालता हूँ। इसको ए से लेके बी तक जो अपन ने डिस्प्लेस करा है, इस बॉडी को ए से लेके बी तक डिस्प्लेस करा है, तो ए से लेके बी तक डिस्प्लेस करने में टोटल वर्क डन कितना होगा? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टोटल वर्क डन। क्या बात कर रहे हैं, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दूं भाई, ये डी डब्ल्यू कर देता हूँ, इसको एमवीडीवी कर देता हूँ। अब देखो वर्क डन मान लो डब्ल्यू है। अब मुझे ये बताओ कि उसको जब डिस्प्लेस करा इन्होंने ए से लेके बी तक, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में? यू से वी हो गई, नहीं हो गई वेलोसिटी? हो गई ना, यू से हाँ। वी हो गई ना वेलोसिटी। तो भाई लिमिट में यहाँ पर यू रख देता हूँ, इधर वी रख देता हूँ, और इसको एम वी डी वी कर देता हूँ। आया समझ में? अब इसमें एम तो बाहर ले लेता हूँ, वी का क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या है, यू है, अपर लिमिट क्या है, वी है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 1/2 कर दो, एम कर दो, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आया नहीं आया आपको समझ में? एक इक्वेशन, अच्छा वंस, हाँ चलो एक इक्वेशन कर देता हूँ। आया समझ में यहाँ तक? हाँ। ठीक है, अभी इसमें मैं दो केस बता रहा हूँ आपको। पहला केस ले लेता हूँ, केस वन। मैं कहता हूँ कि इफ बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट इनिशियली, बॉडी जो थी वो रेस्ट में थी काइनेटिक इनिशियली। एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, तो u इजिकल टू 0 कर दो आप, तो w इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। अब हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, तो ई के इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, अभी और क्या कर सकता हूँ मैं ऐसे करता हूँ, ई के इजिकल टू 1/2 कर देता हूँ, एम का ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एम वी का होल स्क्वायर आ जाएगा, एम का डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये जो है ये रिलेशन आ जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन आ जाएगा। आया समझ में यहाँ तक?
क्लियर है भाई? हाँ सर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा केस 2 ले लेता हूँ यहाँ पर, और केस 2 देखो आप, केस 2 में मैं कहता हूँ कि भाई मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। मैं कह रहा हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, तो के एफ माइनस के आई आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया समझ में? फिर मैं कहता हूँ हाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें तो W इजिकल टू कितना आ रहा है, W इजिकल टू डेल्टा के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ? आ रहा है? हम्म, आया ना समझ में? बोलो, हाँ आ जाएगा? हाँ और सर ये समझे। जो W इजिकल टू डेल्टा के आता है, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये होगी कि द वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, the work done to displace a body from one position to another position will be equal to the change in kinetic energy of a body। ये इसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। याद रखने के लिए W इक्वल टू डेल्टा के याद रख लेना, ठीक है? आया समझ में? हाँ सर। बोलो। और हाँ, आया समझ में कि और रिपीट करूं? हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? द वर्क एनर्जी थ्योरम इज दैट the work done to displace a body from one position to another position is equal to the change in kinetic energy of a body। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? तो याद रखने के लिए क्या याद रखना है, W इजिकल टू डेल्टा के होता है। क्या होता है? W इजिकल टू डेल्टा डेल्टा के की। होता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया, मैं एक बार थोड़ा रिपीट, ये एक पेज अपना वो हो गया, चलो कोई नहीं। तो वर्क एनर्जी से स्टार्ट करा था, वर्क मैंने आपको सिखाया है, ऐसे ऐसे सब कर लिया आपने, और ये आ गए अपन वर्क एनर्जी तक। देख लेना हो तो मैं नोट शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो इसको अपन बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये अपने पास वर्क सर एनर्जी वो थ्योरम। प्लीज रिमूव हो गया ना। हाँ, अब या तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, मैं एक मेरे नोट्स और दे दूंगा, मैंने और भी बेचिस में पढ़ा रखे हैं, वो वाले भी है मेरे पास, ठीक है? उसमें मिल जाएगा ये सब। ओके। ठीक है, मेरे थोड़ा हेडेक हो रहा है, मैं लिख नहीं पाऊंगा दोबारा अब। तो यहाँ तक तो बात हो गई, ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब मैं इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कराता हूँ आपको, है ना? देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा, हो गया ना फटाफट। अब समझ में आया वर्क एनर्जी थ्योरम? कर लोगे ना प्रूफ? हाँ सर। सर बेसिकली उसमें कुछ है ही नहीं, वर्क का फॉर्मूला लिखना है, फिर एनर्जी का बस उसी काइनेटिक। से यहाँ तक कर लेना डिराइव, ये कर लेना, ये यहाँ तक करके, और बस इसको फिर ऐसे कर लेना अलग अलग। ये निकालना हो काइनेटिक एनर्जी तो ये जीरो कर देना, और वर्क एनर्जी लिखना हो तो इस तरह से कर देना, ठीक है? ओके ओके। हाँ, बस आसानी से हो जाएगा। बट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हो जाते हैं। अपने पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, नहीं तो मैं बिल्कुल बताता आपको, ठीक है? फिर भी कुछ एग्जांपल ले लूंगा जब भी टाइम बनता है। ठीक है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट जो है नेक्स्ट, वो है आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्या है? एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आई थिंक आता होगा आपको, स्टेटमेंट तो ध्यान होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का। हाँ सर, इट कैन ईदर लोअर बी स्टैंड, नॉट बी हाँ हाँ, तो ये तो आपको पता ही है सबको, यानी ये तो आपको मेनली पता ही है, तो मैं स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिख रहा हूँ ये वाला, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो है ये हर तरीके की एनर्जी के लिए वैलिड है, चाहे लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, मैकेनिकल, मतलब मींस इन एवरी टाइप ऑफ एनर्जी। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की, उसके लिए भी ये वैलिड है। पर मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ मेरा, वो स्टेटमेंट आप याद रखना, उससे ये डेरिवेशन बहुत इजीली हो जाएगी। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि फॉर एन आइसोलेटेड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व, ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ठीक है, तो हमने कहा आपसे कि भाई
फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब है ऐसा सिस्टम जिसको किसी और से कोई लेना देना नहीं है, अपने से मतलब है बस उसको, वो कहता है आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि आपने एक स्टोन को गिराया, अब स्टोन को गिराओगे तो एयर फ्रिक्शन भी हो सकता है, पता है कि कुछ हीट लॉस भी हो जाए, है कि नहीं, पर हम वो कुछ भी नहीं लेंगे, है ना, हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम मान के चलेंगे, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। तो टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी जो होता है वो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी का और प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी होता है उसी को अपन मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो बात समझ में आई आपको। टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। अब ये बात करें कि भाई टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो मुझे बताओ कि कोई अगर अपन लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन लो, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी या चेंज हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रह सकती है या चेंज कम, हो सकता है ना सर? चेंज हो सकता है? ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान देने की है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, पर जो पोटेंशियल काइनेटिक है वो तो चेंज हो सकती है, वो तो हो सकती है चेंज। जैसे अपन अगर अपन एक पेंडुलम का एग्जांपल लें, इस पेंडुलम को आप आइसोलेटेड सिस्टम मान लो, तो इस तरह से पेंडुलम है, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है और ये अपन इसकी रेफरेंस लाइन बना देते हैं, इसकी रेफरेंस लाइन बना दी। ठीक है, अब इसकी मान लेते हैं भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये एक तो यहाँ तक जा सकता है और इस साइड ये यहाँ तक जा सकता है, ये इसकी मैक्सिमम जो है डिस्प्लेसमेंट है, जो कि एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मीन पोजीशन की, मीन पोजीशन ये रहा, तो इस मीन पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, क्योंकि भाई मिलजुल के नहीं करना है जो करना है ना। अब जैसे ये है, ये जैसे इसकी ये हाइट है, दोनों केस में ये हाइट है, अब इस हाइट हाइट इसको मिलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अब इससे ऊपर तो ये जा नहीं सकता, तो यानी यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो देखो हो क्या रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल रही है। और जब एक मैक्सिमम हो रहा है तो दूसरा जीरो हो रहा है, जब दूसरा जीरो हो रहा है तो पहला मैक्सिमम हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब हो गया कि ये तो आपस में बदल सकते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई या काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये तो आपस में कम ज्यादा हो सकते हैं, पर ये इस तरह से कम ज्यादा होते हैं कि जो इनकी टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। आया समझ में? ठीक है सर ना। वो जब मे स्ट्रेट होगा तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। हाँ, सर पोटेंशियल बट एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है ना भाई, इन हाँ दोनों को ही करना है जो करना है, इन दोनों को ही चेंज होना है आपस में, है ना। तो अगर एक जीरो हो गई तो टोटल एनर्जी की वैल्यू तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लानी है ना। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, सर है ना। मतलब एक्सट्रीम्स में ही होगा हमें, या तो अब ये मैक्सिमम या फिर हाँ, आप जीरो। देखो ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, अब इससे ज्यादा तो ये जा नहीं सकता कहीं, तो यहाँ पर ये रुकेगा, रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और फिर वो वापस आएगा, ऐसे करके। ठीक है, आया समझ में। तो कुल मिला के बात यह है कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, पर जो उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो सकती है? आपस में चेंज हो सकती है। आया समझ में। सर मुझे ये नहीं समझा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो जब मैक्सिमम कैसे हुआ। अरे भाई ये हाइट है ना, हाइट से रिलेट करोगे ना पोटेंशियल एनर्जी को, तो हाँ ये हाँ। हाँ, तो उसने हाइट, अब यहाँ पर हाइट तो जीरो थी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है h, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और ओके। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बाद ये वापस आएगा, तो यहाँ पर आके इंस्टेंट मोमेंटरली वो स्टॉप होगा, फिर वापस आएगा, तो स्टॉप होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ इस एग्जांपल से कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यही आपस में बदलती है, कम ज्यादा होती है, पर जो इनका सम है वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट ही रहता है, सम जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। आया समझ ठीक। में, हाँ है ना। हाँ। तो अभी अपन जल्दी से एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, जिसमें कि हम प्रूफ कर देंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को। छोटा सा डेरिवेशन है, फटाफट जल्दी से करा देता हूँ,
है ना। हम क्या करते हैं, एक बॉल को एक कोई भी बॉडी ले लेते हैं, ये बॉडी ले ली हमने, और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। कोई ये सिस्टम ना तो बाहर से कोई एनर्जी ले रहा है ना बाहर कोई एनर्जी दे रहा है, तो जो कुछ है वो इन्हीं की एनर्जी है आपस की, ठीक है। तो ये एक बॉल ले ली और इस बॉल को अपन ने एच हाइट पर रख लिया, ये ए पॉइंट हो गया, क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। हम और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी है, एच है, कितनी हाइट है इसकी, एच है, ठीक है। अब एच हाइट से अपन इसको ड्रॉप करेंगे, फ्रीली फॉल कराया जाएगा इसका, और मान लो ये नीचे आ जाता है, ये पॉइंट अपन ने जो लोएस्ट पॉइंट है वो ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट और ले लिया, तीसरा पॉइंट ये है सी पॉइंट, और ये सी पॉइंट जो है यहाँ से जो है कितनी हाइट पर है, यानी कितने नीचे आ रहा है ये पॉइंट आपका, ये एक्स आ रहा है, ये एक्स कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो 3 पॉइंट हो गए। हम ये कह रहे हैं कि भाई द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन सेम। भाई ये अगर अपन इसको क्या करेंगे, फ्री फॉल करेंगे, तो फ्री फॉल जब अपन इसको करेंगे तो फ्री फॉल में अपन देखते हैं क्या इसकी हर जगह टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यानी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रही तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ भाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सही है, अपना एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। हाँ सर। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं पॉइंट ए, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, अपन लिखते हैं कि भाई एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए पे अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पॉइंट ए पे, तो बहुत आसान है, mgh होगी, h हाइट है ना उसकी, और अपन ए पॉइंट पे इसको फ्रीली फॉल कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अच्छा ए पॉइंट पे अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं, तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी, हाफ एम, और वी ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब वी ए तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो अगर अपन टोटल एनर्जी निकालें ए पॉइंट पे, जो टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh आ जाएगी, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। हाँ सर। अब बात करें अपन एट पॉइंट बी की, एट पॉइंट, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट की अपन बात करते हैं, तो बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेता हूं मैं वीबी है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हाइट तो 0 है, ठीक है। और बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हाफ एम वीबी का स्क्वायर, तो हाफ एम वीबी का स्क्वायर कर दिया। अब ए से लेके जो बी तक का मोशन हो रहा है, ए टू बी, ए से बी में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या आ गई, वीबी, तो वीबी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वीए, तो वीए का स्क्वायर, और प्लस 2g, और हाइट कितनी है, h है, तो वी बी जो स्क्वायर होगा, वी बी स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2gh आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अब ये हाँ वैल्यू सर। आप ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो हाफ एम और वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देना, तो ये कितना आ जाएगा, mgh आ जाएगा। आया समझ में। तो अगर अब मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहूँ, टोटल एनर्जी अपन निकालना चाहे, टोटल एनर्जी में निकालना चाहूँ बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। आया समझ में, ठीक है, बोलो। हाँ। हाँ ठीक है, अब रहा बस सी पॉइंट, सी पॉइंट ले लेते हैं अपन, ठीक है, सी पॉइंट का देख लेते हैं। तो सी पॉइंट के लिए कर लेते हैं 4 पॉइंट सी, देखो 4 पॉइंट सी, क्या सीधे लिख देते हैं पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे अगर देखें अपन, तो पॉइंट सी पे अगर मैं बात करूं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बोलो भाई कितनी होगी सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से बोल दो। सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ जल्दी, हम्म, जल्दी से बोलो, क्या होगी। सर, मतलब वो बीच में है ना। बीच में नहीं है, एक्स, एक्स नीचे है, ऊपर टॉप ए से सी तक की डिस्टेंस एक्स दे रखी है आप। हाँ। बोलो ना, क्या होगा। हाँ। हाँ हाँ बेटा बोलो, आ रही है आवाज मुझे, बोलो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सी पॉइंट पे, एम जी एक्स होगी या एम जी एच माइनस एक्स होगी।
सर ए में से बी वाला माइनस करेंगे। हाँ तो एम जी एच माइनस एक्स हो जाएगी ना, डेटम से हाइट हाँ ले, सरफेस से हाइट लेनी ना आपको, तो कितनी हो जाएगी, आ जाएगी एम जी एच माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन, ये बात हो गई। फिर हम क्या करते हैं, सी पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेते हैं वीसी है। ठीक है, तो वीसी है तो अपन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं सी पॉइंट पे। वो कितना आ जाएगा, 1/2 m और वीसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं ए से लेके सी तक का मोशन, ए से लेके सी तक का, और ए से सी तक के मोशन में अपन लगा लेते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ए से सी में वीसी का स्क्वायर हो जाएगा, ये वी ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। ए जो है वो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन आपकी जी हो जाएगी, और हाइट कितनी आ जाएगी एक्स, तो वी सी का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 2gx आ जाएगा। आया समझ में? अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दो तो 1/2, रुको 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 यहाँ मत रखो। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होगी सी पॉइंट पे, तो टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे कितना हो जाएगी, एम जी एच माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1/2 m वीसी का स्क्वायर, तो वीसी का स्क्वायर कितना है, 2gx है, तो ये 2gx आ गया। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा एम जी एक्स। इस एम जी एक्स से इस एम जी एक्स को काटना, ये क्या आ जाएगा, एम जी एच। तो ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देखो, आप ये लिख सकते हो कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो इक्वेशन 1 2 एंड 3 से आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 यू कैन राइट दैट टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, और वो कितनी आ रही है आपकी, mgh आ रही है। ये हो गया प्रूफ आपका, हैंस प्रूफ। ये क्या हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन लो हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। आया नहीं आया समझ में, बोलो जल्दी से। हाँ सर आ समझा। गया, ठीक है। अब ये मैं एक ग्राफ बनाते हैं अपन इसी स्टडी से, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसमें अपन यहाँ पर तो h ले लेते हैं, h जो है वो हाइट थी। ठीक है, यहाँ पर E ले लेता हूँ, E जो है वो एनर्जी है। क्या E मतलब क्या है, एनर्जी। अब मुझे बताओ कि, ध्यान से देखना, ई मतलब क्या एनर्जी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी का, आप यहां से देखो कि टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो एक सीधी लाइन आ जाएगी। तो ये जो सीधी लाइन है तो टोटल एनर्जी की होगी, और टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, mgh आ रही है। अब जब हाइट जीरो थी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो थी या नहीं थी। हाइट जब जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है कि जीरो। मैक्सिमम, जीरो है ना। ठीक है, तो हाइट जब जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। और जब हाइट h हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। हाँ तो एक कर्व अपना कर्व बना ले अपन पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसा बनेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट के साथ कैसे वेरी कर रही है, पोटेंशियल इंक्रीज एनर्जी हो जो रहा है है। वो हाइट के साथ लीनियरली वेरी कर रही है ना। हाइट बढ़ेगी तो इंक्रीज होगा ना, हाइट बढ़ेगी तो इंक्रीज होगा ना, तो सर सीधी। बट हाइट इंक्रीज हो रहा है ना। हाइट इंक्रीज हो रही है ना, तो हाइट इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी ना। ये वाला कर्व किसका हाँ बनेगा, हाँ हाँ। सही है ना। तो ये बन गया ना अपना, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बन गया। ठीक है हाँ है ना। अब दूसरी बात देखो, जब हाइट जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है कि मैक्सिमम है। जब हाइट जीरो है, इस जब हाइट आपकी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है कि, देखो एक कोई सी भी एनर्जी जीरो होगी तो दूसरी मैक्सिमम हो जाएगी, ये समझ लेना आप। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना। हाँ। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम। ठीक है, तो एच जब हाइट हो जाएगी तो एच हाइट पर तो एच हाइट, अब इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। अरे 1 सेकेंड, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनाया है रेड वाला, ये किसका बनाया आपने, काइनेटिक एनर्जी का। तो ये इस तरह, जब एच हाइट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। जब हाइट जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। जब हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, जब हाइट मैक्सिमम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है वो बन जाएगा। आया समझ में।
हाँ ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाइट की टर्म में क्या बनेगा, mgh बनेगा, दोनों हाइट के प्रोपोर्शनल है। तो अब जब ये देखो आप हाँ 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 सर, समझा अभी। समझ गए ना, हाँ जैसे आप अभी यहाँ पर क्या हाइट है इसकी, h हाइट है कि नहीं है, हाइट h है ना भाई, ए पॉइंट पे हाइट h है ना, जब हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब देखो जरा, जब हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कि नहीं है, मैक्सिमम है ना, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जीरो है। जब आप यहाँ आ जाओगे बॉटम पे, तो बॉटम पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आ रहा है समझ में। तो जब हाइट यहाँ पे जीरो हो गई, तो हाइट जब जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आया समझ में, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो यहां से बेटा क्या पता चला आपको, यहां से आपको ये पता चला, यहां से आपको ये पता चला कि भाई जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, और उसका फॉर्म, उसकी वैल्यू कितनी होती है, va इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। आया समझ में। और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो चाहे आप इसमें आपने बी पॉइंट ले रखा हो, चाहे सी पॉइंट ले रहा हो, वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। ये आगे समझ में यहाँ तक, ठीक है, हाँ बोलो, ओके। नाउ मैं ये ले लेता हूँ, ये मैं कैसे करता हूँ, ये हमने ए पॉइंट लिया था, ए पॉइंट लिया था, तो ये वी ए कर देता हूँ इन सबको, ये वी ए कर दिया, ये वी ए कर दिया। तो हम लिखते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन वन, अब वापस अपनी बात पे आ जाता हूँ मैं करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन मेरे पास जो था वो मुझे दे रहा था, टोटल एनर्जी दे रहा था ए पॉइंट पे, और ये कह रहे थे भाई कि ये जो है हाफ एम वी ए का स्क्वायर है। तो ठीक है भाई, हाफ एम वी ए का स्क्वायर है, क्या मैं वी ए की, मुझे वी ए स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, वी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बोलो, के बाय एम एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, एम से एम कट जाएगा, कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो बेटा, आ गया, बोलो, ठीक है। हाँ तो अब आप देखो जरा, मेरे पास सेकंड नंबर की इक्वेशन है, थर्ड नंबर की इक्वेशन है, और अब मेरे पास फोर्थ नंबर की इक्वेशन है। तो क्या मैं इस कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई टोटल एनर्जी जो आ रही है ए पॉइंट पे, टोटल एनर्जी जो आ रही है मेरी बी पॉइंट पे, और टोटल एनर्जी जो आ रही है मेरी सी पॉइंट पे, सबकी सब बराबर है, और वो किसके बराबर है, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है, बोलो। हाँ सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने स्प्रिंग के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है भाई, हाँ है ना। तो ये प्रूफ कर दिया। अब ये कह के भाई ग्राफ भी बना दो, हाँ तो बना दो, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लो ये एक्सिस ले लो, ये एक्सिस ले लो आप, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसमें तो एक्स ले लो, यहाँ पर एक्स इजिकल टू, यहाँ पर क्या करो आप, 1 सेकेंड देना मुझे, यहाँ पर तो आप एक्स इजिकल टू जीरो कर दो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा करो, एक्स इजिकल टू प्लस एक्स कर दो, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा करो, एक्स इजिकल टू माइनस एक्स कर दो। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है, देखो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, होगी नहीं होगी, हाँ बोलो बेटा, होगी ना। मीन पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी, मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल की बात बाद में कर लूंगा मैं। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी कि मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। अरे यार, तो जीरो एक्सट्रीम सर। पोजीशन पे तो वेलोसिटी जीरो है ना, तो जीरो हाँ होगी ना, हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब रिलेशन देखो क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर आ रहा है, एक पावर होती है तो लाइन बनती है, दो पावर होती है तो पैराबोला बनता है, ठीक है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ इस तरीके का कर्व आएगा, ठीक है। तो ये जो रेड वाला है ये किसका कर्व है, काइनेटिक एनर्जी का, बोलो समझ में आया, आया समझ में, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कि जीरो है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी,
मैक्सिमम है कि जीरो है? ए पॉइंट पे, यानी कि देख लो ना यहाँ पे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है, क्योंकि ये x1 की वैल्यू जीरो थी ना यहाँ, तो पोटेंशियल हाँ एनर्जी जीरो थी। पढ़ लेना, आराम से आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पर एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। देख लो आप, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आ रही है हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना? तो हाँ अब है हाँ ना, अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? इसका ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है? तो ये ग्रीन वाला जो है, ये किसका ग्राफ बनाया? आपका स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का। अब जो इन दोनों का सम है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट कर दो, तो ये कांस्टेंट की लाइन आ जाएगी। तो ये ब्लैक वाली लाइन किसकी होगी? टोटल एनर्जी की। आया ग्राफ बनाना? समझ में आया? हम्म। हाँ